मित्रों, अपने पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि ओरांव और संथाल जनजातियां झारखंड में किस प्रकार रहती थीं और उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन इस प्रकार रची या बसी हुई थी। अब हमको ये देखना है कि झारखंड की एक अन्य प्रमुख जनजाति जिसको कि मुंडा जनजाति बोलते हैं, मुंडा जनजाति झारखंड में किस प्रकार रहती है और मुंडा जनजाति को क्या महत्व दिया जाना चाहिए। मुंडा जनजाति के लोग जो हैं वो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं शारीरिक दृष्टिकोण से, और मुंडा जनजाति के लोग झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से तृतीय स्थान पर हैं और उनके मुख्य निवास स्थान जो हैं वो रांची, हजारीबाग, पलामू, गुमला, गिरिडीह, सिंहभूम और आदि हैं। और मुंडा जनजाति के लोग जो हैं वो ग्रामीण परिवेश में जीना पसंद करते हैं और उनके विलेज या उनके गांव के प्रमुख को हातू मुंडा कहा जाता है। और हातू शब्द का मतलब है मुंडा लोगों का गांव, और या तो गांव का जो प्रमुख है वो हातू मुंडा कहलाता है या मुंडा कहलाता है, और उनके धार्मिक प्रमुख को पाहन कहा जाता है। और पढ़ा पंचायत जो है वो मुंडाओं में मुंडा गांव के बीच किए जो विवाद होते हैं उसका निपटारा करती है। और मुंडा जनजाति के बाद हो जनजाति चौथी सबसे प्रमुख जनजाति है झारखंड के झारखंड के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। और हो जनजाति जो है उसका आजीविका का मुख्य स्रोत खेती है, और 3 श्रेणियां जो हैं वो जमीन की मिलती हैं हो जनजातियों में। एक है बेलो जो कि उर्वरा भूमि होती है, दूसरी होती है वाड़ी जो कि उससे थोड़ा कम उर्वरा होती है, और एक होती है गोड़ा जिस जो कि बहुत कम उर्वरा होती है। तो हो समाज जो होता है वो पितृसत्तात्मक होता है और पुरखे पुराणों के तर्ज पर चलने वाला होता है। और हो समाज के बाद अन्य प्रमुख समाज है खड़िया समाज, और खड़िया लोगों को हम पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया या दूध खड़िया में विभाजित कर सकते हैं। और पहाड़ी खड़िया जो है वो सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है खड़िया जनजाति में, और दूध खड़िया जो है वो सबसे आगे या प्रगतिशील जनजाति है। खड़िया लोगों का जीवन भी गांव के इर्द गिर्द ही बीतता है, और ग्राम पंचायत एक मुख्य संस्था है। और खड़िया गांव के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है और उसके सहायक को
नेगी कहा जाता है और सूचना आदान प्रदान करने वाले व्यक्ति को गंडा कहा जाता है। और पंचायत के कई सारे कार्य होते हैं। तो खड़िया जनजाति जो है वो भूत प्रेत या चुड़ैलों पर भी विश्वास करती है और इसके वजह से काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अन्य जनजातियां जो कि झारखंड में निवास करती हैं वो भूमिज जनजाति है, फिर असुर जनजाति है। और असुर जनजाति जो है वो एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है और ऐसा माना जाता है कि असुर जनजाति के लोग जो है वो लोग लोहा गलाने और लोहे के औजार या हथियार बनाने में प्रवीण थे। और असुर लोग जो थे उनको ऐसा भी माना जाता है कि वे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापना में प्रारंभिक योगदान दिए थे। और असुर लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक नस्ल को बिलोंग करते हैं और असुर जनजाति के जितने भी लोग हैं उनकी सबसे बड़ी प्रधानता है कि असुर लोग एक संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। हालांकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली या विभाजित परिवार भी देखने को मिल रहा है और उनकी जो समाज की संरचना है, सामाजिक संरचना है, वो पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल है। और असुर जनजाति को भी बहुत सारे गोत्रों में बांट दिया गया है। और असुर गोत्र का जो तकनीकी नाम है उसको पारस कहा जाता है। और असुर समाज में बहुत सारी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। और असुर जनजाति के अलावा बंजारा जनजाति, बाथुड़ी जनजाति, बेदिया जनजाति, बिंझिया जनजाति, बिरजिया जनजाति, बिरहोर जनजाति, बैगा जनजाति, चेरो जनजाति, चिक और गोंड जनजाति भी झारखंड में निवास करती है। गोंड जनजाति जो है वो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और गोंड जनजाति के बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि करमाली जनजाति, कांवर जनजाति, गोडैत जनजाति, खरवार, खोंड, किसान जनजाति भी निवास करती है। और एक और प्रमुख जनजाति जो कि झारखंड में निवास करती है वो है कोल जनजाति। कोल जनजाति को झारखंड के 32वें जनजातीय समुदाय के रूप में मान्यता 2003 में मिली थी। और एक नस्लीय ग्रुप के या एक नस्लीय समूह के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोल लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड होते हैं और उनकी जो भाषा है वो संथाली से मिलती जुलती है। और अगर कोई संथाली भाषा सीख ले तो कोल लोगों की भाषा सीखने में आसानी होगी।
कोल लोगों की जो आबादी है वो मुख्य रूप से दुमका, देवघर, गिरिडीह के आसपास पाई जाती है और उनकी जो शारीरिक संरचना है वो मतलब गाढ़े गहरे जो ग्रे कलर है उस कलर का स्किन होता है उनका और घुंघराले बाल होते हैं या छोटी या मध्य रूप से ऊंचाई होती है और मोटे जो होते हैं उनके होठ होते हैं और नाक जो है वो भी मोटी या निकली हुई होती है। और कोल जनजाति के लोग सरना धर्म के पालन करने वाले होंगे और सिंह बोंगा को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। और कोल जनजाति के भीतर भी बहुत सारे गोत्र हैं। अब हमको देखते हैं कि झारखंड के जनजातियों में विभिन्न वैवाहिक परंपराएं भी हैं जिसमें कि सेवा विवाह, हरण विवाह, हाथ विवाह, पलायन विवाह या गोलट विवाह देखा जाता है। और प्रमुख त्यौहार जो कि झारखंड के आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है वो है फगुआ और सरहुल, फिर मांडा पर्व, कदालेत, फिर करम पूजा, सोहराई पर्व, देव उत्थान, जानी शिकार, सावन पूजा, बहुरा, भलवा फरक, सुरझाई पूजा, देशौली, पाटो सरना, सरना पूजा, कुटी दहन पूजा, सेंदरा, बुरु, फिर रोग खेदना, माघे पर्व और इसके अलावा झारखंड के सामाजिक स्तर में परिवर्तन के भी संकेत मिले हैं। जैसे अयप्पा पूजा जो है वो दक्षिण भारत के लोग रांची में शुरू किए थे और अयप्पा पूजा भी मनाया जाता है। झारखंड में कई सारे मेले भी लगते हैं जैसे श्रावणी मेला देवघर का और दुमका का हिजला मेला, जगन्नाथपुर मेला रांची का, मुडमम यात्रा, टुसु मेला, लंगट बाबा मेला, रामरेखा मेला, भूत मेला जो है पलामू में लगता है। फिर इंद्र जत्रा मेला, करमदहा मेला जो है जामताड़ा में लगता है, फुसरो हाथी पहाड़ पत्थर मेला। और झारखंड में राजनीतिक और राजनीति को समझने के लिए हमें संविधान को अध्ययन करना होगा। और झारखंड में विधानसभा की 82 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और 6 सीटें राज्यसभा की हैं। लोकसभा की 14 सीटों में से 5 सीटें
अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट, अनुसूचित जाति के लिए और 8 सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। और झारखंड के गवर्नर संविधान के धारा 153 के तहत नियुक्त होते हैं और धारा 153 से धारा 162 तक गवर्नर की सभी शक्तियों का उपयोग करके राज्य का शासन चलाते हैं और गवर्नर के नाम पर ही पूरे राज्य का शासन व्यवस्था चलता है। और झारखंड में गवर्नर जो हैं वो केंद्र के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं और मौजूदा गवर्नर झारखंड में सीपी राधाकृष्णन है। और गवर्नर के पास बहुत सारी शक्तियां रहती हैं, जैसे कार्यपालिका शक्ति, फिर कानूनी शक्ति, आर्थिक शक्तियाँ, फिर न्यायिक शक्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि उनकी स्वविवेक पर निर्भर करती हैं। एक बात उल्लेखनीय है कि झारखंड की जो 9वीं गवर्नर हैं और प्रथम महिला गवर्नर हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनको राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर दिया गया है। और उनका जन्म उड़ीसा के रायरंगपुर में मयूरभंज जिले में हुआ था। और वो उड़ीसा में महिला राजनीतिज्ञ थी, आदिवासी महिला राजनीतिज्ञ थी और भारत की प्रथम आदिवासी महिला गवर्नर भी थी। और संविधान के धारा 163 के तहत राज्य की शासन व्यवस्था राज्य की मंत्री परिषद संभालती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। एक बात और है कि 2003 के बाद से 91वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके हिसाब से जो मंत्री परिषद है उसकी संख्या विधायक दल के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और लेकिन इसकी जो न्यूनतम जनसंख्या है वो 12 निर्धारित की गई है। झारखंड में कई सारे मुख्यमंत्री अभी तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और वे भाजपा के नेता थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, फिर मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन,
रघुवर दास ने मुख्यमंत्री पद पर आसीन होकर के सेवाएं दी। और रघुवर दास प्रथम मुख्यमंत्री थे झारखंड के, जो कि गैर आदिवासी थे, और उन्होंने अपने 5 वर्ष के संपूर्ण कार्यकाल को पूरा किया था। रघुवर दास का जो कार्यकाल था वो 2014 से 2019 के बीच में था। और झारखंड में जो असेंबली होती है, यानी कि जो विधानसभा होती है, वो संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत संचालित की जाती है। और झारखंड में मौजूदा विधानसभा की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो 82 है, और जिसमें कि 81 लोगों को विधानसभा चुनाव के तहत चुना जाता है, और एक व्यक्ति को गवर्नर के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि भारत में एंग्लो इंडियन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये बात उल्लेखनीय है कि झारखंड में विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा के सदस्य बनने हेतु या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बनने हेतु कई सारी योग्यताओं को हासिल करना पड़ता है, जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। और संविधान की धारा 178 के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को का पोस्ट जो है, का जो पद है, वो हर एक राज्य की असेंबली के लिए निर्धारित किया गया है। और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के अलावा असेंबली अपना कार्य संविधान के हिसाब से करती है, और असेंबली के पास विधायिक, राजनीतिक या संवैधानिक कर लीजिए, और आर्थिक शक्तियाँ होती हैं। उसके बाद झारखंड में न्यायपालिका जो है, वो संविधान के धारा 214 के तहत कार्य करती है, जो कि राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की चर्चा करती है। झारखंड राज्य में जिला प्रशासन भी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंतर्गत कार्य करता है। और जिला प्रशासन के अंतर्गत सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको कि आंचल प्रशासन कहा जाता है। और आंचल के नीचे ब्लॉक होता है, ब्लॉक के नीचे जोनल ऑफिसर होता है, और सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है। एक बात गौर करने लायक है कि झारखंड में जो राष्ट्रीय स्तर का जो कानून था, जिसको कि पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया, पीसा एक्ट बोलते थे, वो अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। और इस वजह से झारखंड को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। शहरी क्षेत्रों को प्रशासन में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
सिटी काउंसिल या कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल हैं। और हमको ये देखना होगा कि अलग अलग शहरी क्षेत्रों का प्रशासन अलग अलग तरीके से चलता है। वन संपदा में झारखंड राज्य जो है वो प्रकृति की विशेष कृपा को प्राप्त किए हुए है। और झारखंड राज्य में बहुत सारे वन या वन उत्पाद को आर्थिक रूप से उसका उपयोग करके समृद्ध बनाने की अभी क्षमता है। यहाँ की प्रमुख फसलें जो हैं वो चावल, गेहूँ, गन्ना और चना और उसके अलावा भुट्टा या अन्य प्रकार की कई सब्जियां, फल हैं। और झारखंड में जल संसाधनों की भयानक कमी पाई गई है और जल संसाधनों की कमी की वजह से झारखंड राज्य जूझता है। झारखंड राज्य में हाल फिलहाल में साइमन ओरांव, राजेंद्र सिंह और अन्य प्रमुख लोग जल संकट को हल करने में लगे हुए हैं। झारखंड राज्य में पर्यटन की भी संभावनाएं अपार हैं और झारखंड राज्य पर्यटन स्थलों को रखरखाव करके भी अच्छी कमाई कर सकता है, लेकिन इस सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और झारखंड राज्य में पर्यावरणीय और पर्यटन नीति बनाई गई थी 2015 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि समग्र रूप से पर्यटन का और प्राकृतिक संसाधन का दोनों का ध्यान रख करके पर्यटन को आगे बढ़ाया जाए और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण के अनुरूप ढांचे का विकास किया जाए। झारखंड में बहुत सारे मतों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू धर्म के, इस्लाम धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के लोग प्रमुख हैं। और इसके अलावा झारखंड में एक परंपरा रही है जिसको कि फोकलोर कहा जाता है। फोकलोर के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे और फोक साहित्य जो कि आदिवासी साहित्य का एक प्रमुख अंग है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। फोकलोर जो है वो आदिवासी समाज और आदिवासी साहित्य को समझने में बहुत हद तक मदद करता है। मैं आपको बता दूं कि मेरे बताए गए किसी भी चीज़ में कहीं पर भी कोई समस्या रहती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपकी समस्या को हल कर दूंगा। धन्यवाद।